दोस्तों, हाल ही में नासिक की एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी टीसीएस से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। टीवी पर खूब बहस हुई, गंभीर आरोप लगे और हर तरफ इसी की चर्चा थी। लेकिन इन सनसनीखेज दावों और असल सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उन पुलिस रिकॉर्ड्स और सरकारी दस्तावेजों के पन्ने पलटेंगे जो इस पूरे मामले की हकीकत बयां करते हैं। चलिए, शोर शराबे से दूर तथ्यों पर बात करते हैं। आज की इस चर्चा में हम 4 अहम पहलुओं पर फोकस करेंगे। पहला, नासिक टीसीएस के असली आरोप। दूसरा, मीडिया का नैरेटिव और असली एफआईआर के बीच का अंतर। तीसरा, पुलिस की जांच और गिरफ्तारियां। और आखिर में, कंपनी और सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, नासिक टीसीएस के असल आरोप। आखिर ये पूरा विवाद शुरू कहाँ से हुआ और किन लिखित शिकायतों पर कानूनी कार्रवाई की गई, आइए देखते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला नंबर है 9। जी हाँ, नासिक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने इस मामले में कोई हवाई बातें नहीं बल्कि पूरी 9 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं। ये 9 अलग अलग महिलाओं की शिकायतें हैं जिन्होंने इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को एक मजबूत आधार दिया। अब देखिए, इन पुलिस दस्तावेजों में जो आरोप दर्ज हैं वो वाकई बेहद गंभीर हैं। इनमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़, जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिशें, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और मानसिक प्रताड़ना जैसी बातें शामिल हैं। मतलब ये सीधे तौर पर वर्कप्लेस सेफ्टी और महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो टीवी पर खूब चला। सेक्शन 2, मीडिया के दावे बनाम असली एफआईआर। यहीं पर चीजें काफी ज्यादा उलझ जाती हैं। टीवी पर प्राइम टाइम डिबेट्स में कॉर्पोरेट जिहाद जैसे भारी भरकम शब्द उछाले गए। कुछ टीवी एंकर्स ने तो बिना किसी ठोस सबूत के इसे एक बहुत बड़े सुनियोजित कन्वर्जन सिंडिकेट की तरह पेश कर दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि पुलिस की जो असली एफआईआर हैं, उनमें ऐसे किसी भी संगठित नेटवर्क या सिंडिकेट का कोई जिक्र ही नहीं है। एक और बड़ा विरोधाभास देखिए। टीवी मीडिया लगातार दावा कर रहा था कि निदा खान नाम की आरोपी असल में एक एचआर मास्टरमाइंड थी जो अंदर ही अंदर शिकायतों को दबा रही थी। लेकिन जब टीसीएस का आधिकारिक बयान आया तो सच कुछ और ही निकला। कंपनी ने साफ किया कि वो सिर्फ एक प्रोसेस एसोसिएट थी और उसके पास लीडरशिप या एचआर की कोई जिम्मेदारी थी ही नहीं। अगर हम इस पूरी लिस्ट को देखें तो तथ्यों और सुर्खियों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। रजा मेमन और तौसीफ अख्तर, इन पर छेड़छाड़ और देवताओं के अपमान की 5 एफआईआर दर्ज हैं। ऑपरेशंस हेड अश्विनी चैनानी पर आरोप है कि उन्होंने मौखिक शिकायतों को नजरअंदाज किया, पर मीडिया ने इन पर ज्यादा फोकस नहीं किया। और दिलचस्प बात यह है कि निदा खान, जिसे टीवी पर पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड बताया गया था, उसका नाम सिर्फ एक एफआईआर में है, वो भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में। बाकी मामलों में उसका नाम तक नहीं है। चलिए, अब टीवी स्टूडियो की बहसों से बाहर निकलते हैं और असल जांच पर नजर डालते हैं। सेक्शन 3, इन्वेस्टिगेशन और गिरफ्तारियां। कानून ने जमीन पर क्या एक्शन लिया। इस पूरी कार्रवाई का एक बहुत ही स्पष्ट टाइमलाइन है। मार्च के आखिर और अप्रैल की शुरुआत में 9 एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस ने तुरंत 8 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 2 मई को कोर्ट ने निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और आखिरकार 8 मई को फरार चल रही निदा खान को छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार कर लिया गया। और हाँ, इस पूरे मामले में अचानक एक पॉलिटिकल ट्विस्ट भी आ गया। पुलिस ने एआईएमआईएम के कॉर्पोरेटर मतीन पटेल को भी सह आरोपी बना दिया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने फरार निदा खान को अपने यहाँ पनाह दी थी। जाहिर है, इसके बाद राजनीतिक पार्टियों के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई और एक वर्कप्लेस का मुद्दा देखते ही देखते राजनीतिक अखाड़ा बन गया। पुलिस जांच के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट जांच भी चल रही थी। नेशनल कमीशन फॉर विमेन यानी एनसीडब्ल्यू की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने नासिक का दौरा किया। इस टीम की कमान बॉम्बे हाईकोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस साधना जाधव के हाथों में थी और इसमें हरियाणा के एक पूर्व डीजीपी और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी शामिल थे। इन्होंने गहराई से जांच की और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अपनी 50 पन्नों की एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जिसमें सख्त कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 4, कॉर्पोरेट और सरकारी प्रतिक्रिया। इतने बड़े हंगामे के बाद सिस्टम और कॉर्पोरेट जगत ने क्या सबक लिए। एक इतनी बड़ी कंपनी ऐसे क्राइसिस को कैसे हैंडल करती है, ये देखने लायक है। टीसीएस ने तुरंत 3 बड़े कदम उठाए।
पहला, सभी आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। दूसरा, केकी मिस्ट्री की अध्यक्षता में एक ओवरसाइट कमेटी बना दी गई। और तीसरा, इस पूरी आंतरिक जांच के लिए डिलॉयट और ट्राईलीगल जैसी स्वतंत्र एजेंसियों को नियुक्त किया गया ताकि जांच में किसी भी तरह के पक्षपात की कोई गुंजाइश न रहे। सिर्फ कंपनी ही नहीं, सरकार भी हरकत में आई। महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में पॉश एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट को एकदम सख्ती से लागू करने का आदेश दे दिया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली हर कंपनी को एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी ही होगी और उसे सरकारी शी बॉक्स पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा अब सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक सख्त नियम है। और अगर किसी कंपनी ने इन नियमों को हल्के में लिया तो उस पर सीधे 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। बात सिर्फ पैसों की नहीं है, अगर ये गलती बार बार दोहराई गई तो जुर्माना दुगना हो सकता है और कंपनी का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। ये हर कॉर्पोरेट संस्था के लिए एक बहुत ही साफ और सख्त चेतावनी है। तो इस पूरे मामले की परतें खोलने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आने वाले समय में ये बड़ी कॉर्पोरेट संस्थाएं कार्यस्थल की असली सुरक्षा, लोगों की धार्मिक संवेदनशीलता और तेजी से फैलने वाली गलत जानकारियों के बीच संतुलन कैसे बनाएंगी? एक तरफ वर्कप्लेस की वास्तविक चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ मीडिया का वो शोर जो रातों रात किसी भी बात का बतंगड़ बना सकता है। इस डिजिटल युग में कॉर्पोरेट जिम्मेदारी का भविष्य किस दिशा में जाएगा, यह सच में एक गहरे चिंतन का विषय है। इस आखिरी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इस जटिल मुद्दे के तथ्यों को समझने में मदद मिली होगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।